2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो हमारी थी चेक बाउंस से लेकर संबंधित। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को भुगतान के लिए या सिक्योरिटी रीजन से कोई चेक दिया जाता है और भुगतान के समय अगर बैंक द्वारा भुगतान ना करके किसी कारण दर्शाते हुए चेक को बाउंस कर दिया जाता है, तो चेक देने वाले व्यक्ति के द्वारा या तो चेक देने वाले व्यक्ति से आप स्वयं खुद जाकर संपर्क करें या आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। अब सवाल एक ये भी आता है कि क्या चेक की धनराशि कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चेक की धनराशि तो आपको मिल ही जाएगी, पर डायरेक्टली ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि आपको चेक की धनराशि आपके खाते में भेज दी जाए। सबसे पहले आपको, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी बताया, सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति ने वह चेक जारी किया है, आप उस व्यक्ति से संपर्क करें। अगर चेक देने वाला व्यक्ति की मंशा ऐसी लगती है कि आपकी धनराशि जो आपका बकाया रुपए हैं या कोई ऐसी वस्तु की खरीदारी का बकाया मूल्य है, वह व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जो चेक बाउंस हुआ है उस चेक के बाउंस स्लिप यानी कि रिटर्न मेमो और मूल चेक जो बैंक के द्वारा आपको वापस किया गया है, आप उसके साथ में आप सीधे किसी भी अधिवक्ता से जो चेक के मामले में अच्छी जानकारी रखते हों और आपकी परेशानी का समाधान करा सकते हैं, आप उनसे संपर्क करके पहले लीगल नोटिस यानी कि चेक से संबंधित डिमांड नोटिस आप उनसे तैयार कराएं। और तैयार में एक बात विशेष ध्यान रखना कि आपको चेक देने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी होगी और किसके सामने चेक दिया है वह आपको उन लोगों के नाम भी उस नोटिस में अगर खोल देंगे तो और अच्छा बेहतर रहेगा। और अगर नहीं भी उसमें चेक में ओपन किया जाता है तब भी कोई परेशानी नहीं है। और चेक बाउंस होने का रीज़न आपको बताना होगा। और चेक बाउंस रीज़न में आपको सबसे पहले सर्वप्रथम ये बात ज़रूर लिखनी है कि आपके द्वारा किस उद्देश्य से चेक दिया गया और कितनी धनराशि का चेक दिया गया और किस किस व्यक्ति के साथ सामने चेक दिया गया। अगर ये व्यक्ति नहीं भी लिखते हैं, आप गवाह का नाम नहीं भी लिखते हैं, तब भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। आप चाहे हस्तलेख में आप अपना विधिक नोटिस तैयार कराएं या कंप्यूटर से तैयार कराएं या टाइपिंग से, जो टाइपिंग आती है वैसे हाथ से लिखने वाली टाइपिंग होती है, आप उससे भी टाइप करा सकते हैं। आप उस नोटिस को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी भेजना अनिवार्य है, क्योंकि आगे जब आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे या कोर्ट में अगर आपको चेक से संबंधित भुगतान के लिए आप कोई क्लेम करते हैं किसी व्यक्ति पर, तो आपके पास एक ऐसा लीगली और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना, डॉक्यूमेंट यहाँ ये बात कह सकते हैं कि जैसे रजिस्टर्ड डाक की स्लिप आती है, उस स्लिप को भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेज दें या आप अपनी तरफ से भेज सकते हैं, दोनों में कोई किसी की तरफ से भी भेजा जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब आप भेजते हैं, जिस तारीख को भेजते हैं, आप इंडियन पोस्ट की वेबसाइट है, इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर आप जाकर जिस तारीख को आपने भेजा है उसे आप, उसका स्लिप में जो नंबर दिया हुआ होता है उसे आप डालें और चेक करें। चेक करके ये आपको पता चल जाएगी कि जिस व्यक्ति को हमने नोटिस भेजा है वह नोटिस किस तारीख को डिलीवर्ड हुआ है। अब नोटिस डिलीवर्ड का या जो हम अपने नोटिस के अंदर लिखते हैं, अगर जब नोटिस तैयार करते समय एक बात विशेष ध्यान रखें, अपने एक पैरा या अपने प्रेयर नोटिस में एक ऐसा ज़रूर लिख दें कि 15 दिन यानी कि नोटिस प्राप्त के 15 दिन की अवधि में या तो जो चेक की धनराशि है वो समय रहते वापस कर दें या जो आपको उचित लगे वो समय लिख दें, पर टाइम निर्धारण होना ज़रूरी है।
अगर टाइम निर्धारण की बात करें तो जो आपके द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया नोटिस है वो आप ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस तारीख को विपक्षी को, यानी कि जो चेक देने वाला है वो उसमें विपक्षी हो जाएगा। आप चेक प्राप्त करता है तो आपके चेक प्राप्त करता आप उसमें वादी कहलाएंगे या परिवादी कहलाएंगे या नोटिस देनता कहलाएंगे। तो विपक्षी की जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है वो ट्रैकिंग रिपोर्ट किस दिन यानी कि प्राप्त हुआ नोटिस है। अब 15 दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का भी विधि व्यवस्था है। संपूर्ण प्रक्रिया जब से चेक बाउंस हुआ है बैंक के द्वारा तब से 45 दिन, यानी कि आप बैंक से चेक बाउंस की और नोटिस भेजने की और प्राप्त होने की 45 दिन और कोर्ट में केस फाइल करने की 45 दिन आपको समय अवधि के अंदर संपूर्ण प्रक्रिया करनी है। अब एक बात अभी हम कर रहे थे कि जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसके 15 दिन कैसे काउंट होंगे। क्या नोटिस भेजने की दिनांक से काउंट होंगे या नोटिस प्राप्त की दिनांक से काउंट होंगे। तो नोटिस जब आप अपनी ट्रैकिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, जो विपक्षी को नोटिस भेजा गया उसकी रजिस्टर्ड डाक की रसीद से ट्रैकिंग रिपोर्ट चेक करेंगे तो जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसके 15 दिन की अवधि आपको काउंट करनी होगी। और काउंट करने का मतलब ये है कि अगर 15 दिन की अवधि में या आपके विधिक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो आप 15 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन की समय अवधि बीत जाने के बाद आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और केस फाइल करने के लिए भी आपको क्या क्या आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एकदम अगर किसी ने अमाउंट नहीं दिया या चेक का अमाउंट या नोटिस पर कोई रिप्लाई नहीं देता है तो सीधा सा ओनली नोटिस से ही कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब चेक से संबंधित 138 NI एक्ट का मुकदमा तैयार करते हैं या तैयार कराते हैं तो उसमें सबसे पहले स्पष्ट आपका नाम, पता, उम्र होना ज़रूरी है। और उम्र के बाद जिस व्यक्ति के द्वारा चेक दिया गया उसका नाम, पता तो अनिवार्य है ही। और किस व्यक्ति के सामने चेक दिया गया है वो आपके कंप्लेंट यानी परिवाद में वर्णित होना यानी लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी कोर्ट आपके उस मामले को सुनने से इनकार कर सकती है। अब एक बात ये भी आती है कि जब कोर्ट में मामला चला गया तो कोर्ट के साक्ष्य या एविडेंस के स्तर पर सुनना चाहिए। पर यहाँ ये देखा जाता है कि कोई मुकदमा जब कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। हर एक मुकदमे में आवश्यक तत्व भी होते हैं और मुकदमे के में लिखे गए फैक्टों पर सबसे ज़्यादा कोर्ट ध्यान देता है। कोर्ट की भी जिम्मेदारी होती है और आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप ऐसे शब्द ना लिखें या ऐसे फैक्ट ना लिखें कि जहां कोर्ट को स्पष्ट पढ़ने में कहीं दिक्कत हो या आपकी कोई बात समझ नहीं जा सकती हो। चलिए बात अब हम ये कह रहे, हमने ये कहा था कि कोर्ट में किस तरीके से फाइल किया जा सकता है। फाइल करने का ये नियम सबसे पहले ये है कि आपको मूल दस्तावेज यानी कि मूल चेक आपके पास होना अनिवार्य है। और मूल चेक की जो रिटर्न मेमो है, रिटर्न मेमो बैंक स्लिप के पर बैंक की मोहर बिल्कुल ज़रूरी है, यानी कि होनी ही चाहिए। अगर रिटर्न मेमो में बैंक की स्लिप नहीं है, अगर रिटर्न मेमो के नीचे यानी कि लास्ट में ये लिख देते हैं कि कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई है और सिग्नेचर या मोहर की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी एक केस का एक्सेप्शन हो सकता है, यानी अपवाद हो सकता है। इस बात को मानना बहुत जगह कभी कभी केस ट्रायल के दौरान ये बात देखने मिलती है कि जी चेक बाउंस तो है पर बाउंस की जो स्लिप है उस स्लिप पर बैंक की मोहर नहीं है। अब ये बात कैसे मान ली जाए कि बैंक के द्वारा ही बाउंस कर दिया गया है। तो ये एविडेंस का विषय है। आप एविडेंस में इस बात में सतर्क रहें और अपनी जो बैंक के द्वारा स्लिप दी जाती है बाउंस की, उसे आप बैंक द्वारा पहले मोहर लगवा कर
जब सत्यापित कराकर तो वकील को दें या अपने अधिवक्ता को जिस तरीके से आप कन्वेंस कर सकते हैं या आपका वकील कन्वेंस कर सकते हैं, वो उस तरीके से आप वो समय की है कि आप समय पर क्या साक्ष्य पेश करते हैं। अब सवाल एक बात ये और है कि उसके साथ जब परिवाद योजित किया जाएगा तो परिवाद के साथ साथ सूची से इंडेक्स क्या चीज़ किया जाएगा। नंबर 1 तो आपको चेक इंडेक्स करना अनिवार्य है। दूसरा, चेक के साथ रिटर्न मेमो। तीसरा, जो आपने या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो लीगल नोटिस यानी नोटिस डिमांड नोटिस आपने भेजा है, वो नोटिस लगना कंपलसरी है। और नोटिस जिस माध्यम से भेजा है आपने, यानी कि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा, रजिस्टर्ड डाक की स्लिप आपको लगानी होगी। और रजिस्टर्ड डाक के स्लिप के साथ साथ में आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट भी लगानी है। ट्रैकिंग रिपोर्ट का आधार ये है कि ये बात मान ली जाती है अधिकारी के द्वारा कि जिस तारीख से नोटिस प्राप्त हुआ है तो क्या उसका प्रति उत्तर आया या नहीं आया, या चेक की धनराशि वापस की गई या ना की गई। तो और साथ में बैंक पासबुक भी अपनी लगा दें जिस खाते में आपने चेक लगाया है। अगर वो लगाएंगे तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपने किस खाते में चेक को लगाया है। साथ ही अब बात आती है कि आपका मुकदमा मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ रजिस्टर्ड तो हो गया। अब अमाउंट मिले कैसे, और मुकदमा रजिस्टर्ड कराना या मुकदमा डाल देना कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना या एडमिशन कराने के बाद कोई सीधा सा डायरेक्ट ही ऐसे कोर्ट ऑर्डर नहीं करता कि आपको चेक की धनराशि दे दी गई और चेक की धनराशि में आपको सीधा आपके खाते में बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या कोई ऐसा कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर कर देता है कि आपको जो चेक की धनराशि आपके खाते में भेज दी जाए। ऐसा भी नहीं है। सर्वप्रथम जब कोर्ट में हम केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में केस फाइल करने का मतलब ये है कि कोर्ट ये कहेगा, परिवादी यानी कि चेक जिसके पास है, जो मुकदमा फाइल करता है क्लेम करने वाले से, ये कहता है चेक से संबंधित जो आपके पास साक्ष्य हैं, साक्ष्य का मतलब है चाहे मौखिक साक्ष्य हो या डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हो या आप लिखित में भी अपना शपथ पत्र साक्ष्य दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गवाह ऐसा है नहीं कि आपकी गवाही देने के लिए मना करता है या उस समय नहीं, तो सबसे पहली बात तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 में आप स्वयं को तो परीक्षित कराएंगे ही कराएंगे, पर अपने साक्ष्यों को 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है, उसमें आपको जो साक्ष्य आपने उसमें अपने परिवार में बताए हैं वो आपको परीक्षित कराने होंगे। अब कभी कभी किसी मुकदमे में कुछ साक्षी नहीं होते हैं या नहीं बनाए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आपके द्वारा कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में आपको यह बताना होगा अपने एक प्रार्थना पत्र में, एनआई एक्ट की 147 या कोई एक और धारा है, वो उस समय मुझे ध्यान नहीं, कि जो प्रपत्र की सत्यता को स्वीकार कराती हो या प्रपत्र को साबित करती हो, हमारे द्वारा लगाए गए प्रपत्र हैं उन्हें साबित करती हो, तो कोर्ट से अपनी इस बात को कहने के लिए, यानी कि जो हमने पेपर लगाए हैं उन पेपरों की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए आपको अपने प्रार्थना पत्र में ये लिखना होगा कि जो हमारे द्वारा सूची से प्रपत्र लगाए गए हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। अगर कोर्ट उस पर सहमत होगा तो आपके स्वीकार कर लेगा, और नहीं सहमत होता तो आपके लिए वो परेशानी बन सकता है। अब ठीक है, यहाँ साक्ष्य की बात आई, साक्ष्य पूर्ण कर दिया गया, अब क्या करना है? ऐसा तो अब भी नहीं मिलेगा। आपको कोर्ट के अंदर अपनी बात साबित करनी होगी कि चेक कब दिया, किस तारीख को दिया, आपने किस बैंक में लगाया, बैंक के द्वारा किस तारीख को बाउंस किया गया, क्या दर्शाते हुए बाउंस किया गया, क्या रीजन था, कोई रीजनेबल ग्राउंड था या नहीं था, वो है अलग बात। आपको अपनी एक छोटी सी, या कह सकते हैं कि तलबी के स्तर पर, यानी कि जो विपक्षी को तलब किया जाना, चेक देने वाले को तलब किया जाना, उस पर आपको सुनवाई करनी पड़ेगी। तब जब कोर्ट यह मानेगा कि वास्तविक में
व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई है और धन का हवन किया गया है, तो उस व्यक्ति को समनिंग आदेश, जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है उस व्यक्ति को कोर्ट समनिंग आदेश जारी करेगा और यह कहेगा कोर्ट कि आप चेक जारी करने वाले व्यक्ति की सबसे पहले ये जिम्मेदारी होगी वो स्पष्ट करे आकर कि कोर्ट उसके द्वारा जिस मामले में संज्ञान लिया है उसमें चेक जारी किया गया है या नहीं किया गया है। और जब समनिंग ऑर्डर एक बार किसी न्यायालय में जारी किया जा सकता है तो उसके या तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा चेक नहीं दिया गया तो वह व्यक्ति या तो सक्षम न्यायालय यानी सत्र न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 है उसमें आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय में 226 के अनुसार आप उसे उस तलबी आदेश या समनिंग ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तविक में ऐसा हो सकता है कि जो चेक में दी गई धनराशि है उसकी बेईमानी की जा सकती है? तो जवाब है नहीं। अगर आपके द्वारा चेक दे दिया गया, किसी व्यक्ति को जारी किया गया और अपने हस्ताक्षर किए गए हैं और अपने हस्तलेख में भरा है आपने, तो आपको चेक क्लेम करने वाले व्यक्ति को अगर क्लेम करने वाले व्यक्ति को आपको धनराशि वो देनी होगी और जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसका भी अनुपालन करना होगा। अब सवाल ये आया कि मानो ना तो आपने उसका रिवीजन किया, ना आप हाई कोर्ट गए, ना सेशन कोर्ट गए, अब आपने सीधी बेल कराई। बेल कराने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बेल कराने के बाद अब सबसे पहले जिस व्यक्ति ने क्लेम किया है वो अपने द्वारा किए गए परिवार को साबित करेगा, यानी कि गवाही देगा। गवाही पुरानी धारा 254 है और 254 के अनुसार वो अपने साक्ष्य पेश करेगा और साक्ष्य पेश करने का मतलब ये है कि आपके द्वारा दिए गए चेक को, यानी कि विपक्षी के द्वारा दिए गए चेक को वो पूर्ण रूप से साबित करेगा और अगर साबित नहीं कर पाता है तब वो किसी भी क्लेम का कोर्ट से या व्यक्ति से लेने का कोई अधिकार उसे होगा ही नहीं। अब क्या एक सवाल ये आता है कि क्या चेक जारी करने वाले को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है? तो जवाब है कि हाँ, चेक जारी करने वाले को भी न्यायालय में या कोर्ट में मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। पक्ष रखने के लिए वही व्यक्ति यह जरूर साबित करेगा कि उसके द्वारा चेक दिया गया है नहीं गया। बहरहाल जब अधिकतर लोग झूठी बोलते हैं, सच तो बताते ही नहीं है, जबकि जो डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को डिनाइड नहीं किया जा सकता। अब वो क्या स्तर है, क्या नहीं है, क्या एविडेंस में साबित कर पाया है, क्या एविडेंस के साबित हुआ है नहीं हुआ है, वो है एक अलग पार्ट। अब सवाल ये है कि चेक देने वाले व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो चेक देने वाले व्यक्ति भी अपना पक्ष रखेगा और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। और अगर कोर्ट को ये लगा कि चेक गलत मिसयूज हुआ है और चेक का गलत तरीके से प्रयोग किया गया है तो उस चेक का मुकदमे को वहीं डिसमिस किया जा सकता है। और अगर नहीं किया जा सकता तो कोर्ट वहाँ चेक की रिकवरी और चेक से संबंधित जितना अपराध बनता है, धनराशि से संबंधित जो अपराध बनता है उसके मैं ब्याज सहित, यानी कि मानिएगा 1 लाख रुपए का कोई चेक है और मैक्सिमम 12% के लगभग सगभग ही होता है, वैसे उसमें जो ब्याज सहित जोड़ा जाता है तो 12 में 1,12,000 वो हो गया। और आपको राजस्व शुल्क, यानी कि राजस्व शुल्क कह सकते हैं या न्याय शुल्क कह सकते हैं, जैसे न्याय शुल्क कहेंगे, यहाँ राजस्व शुल्क नहीं कहेंगे क्योंकि राजस्व शुल्क राजस्व में काम करता है। न्याय शुल्क जो अधिकारी के द्वारा सुनकर जो काम किया गया है या कार्य किया गया है, जो निस्तारण किया गया है, उसका भी आपको देना होगा। साथ ही जो सज़ा होगी या तो आप उसकी अपील करें या आप उसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय में कराएं। अच्छा, सवाल एक ये आता है कि सज़ा होने के बाद भी कोई व्यक्ति समझौता कर सकता है? तो जवाब है हाँ, कर सकता है। समझौता भी हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को क्लेम करने वाले की ओर से सज़ा
हो गई है तब भी सज़ा के बाद भी फैसला किया जा सकता है। ये माननीय उच्च न्यायालय का विधि व्यवस्था भी है। और आगे कभी आपका सवाल होगा तो मैं वो विधि व्यवस्था भी बताऊंगा आप, या अगर कमेंट में चाहते हैं तो आपको मैं कमेंट में अपनी विधि व्यवस्था, सॉरी हमारी नहीं, मतलब माननीय उच्च न्यायालय की जो विधि व्यवस्था है वो आपको मैं भेज दूंगा अगर आवश्यकता पड़ती है। या चेक से संबंधित आपका कोई भी सवाल या कोई भी जवाब या कोई भी परेशानी वो है तो वो आप हमसे संपर्क कर लें। और संपर्क करने का मतलब ये है कि आपको लगभग आपको परेशानी का समाधान तो हम बता ही देंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।